हेलो स्टूडेंट। हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने विभिन्न शासकों की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ, इसके क्या क्या मुख्य कारण थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसका कुछ पृष्ठभूमि की बात करते हैं। हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो 1206 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसका जो पतन होता है वो 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में कौन सी घटना होती है आपको पता है? 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है और इसमें जो है दिल्ली सल्तनत एवं लोधी वंश का जो अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी, वो बाबर के साथ युद्ध करते हुए मारा जाता है और इसके साथ ही जो है दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। और हमने देखा कि 1206 से लेकर 1526 तक लगभग 320 वर्ष तक जो है दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व रहा। कितने वर्षों तक रहा? 320 वर्ष तक जो है दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व रहा। अब जो है हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का ये जो अस्तित्व रहा, इस अस्तित्व के पीछे कुछ शासक थे। ये जो इतने लंबे समय तक इसका शासन चला, इसका कारण यह था कि इस दौरान कई शक्तिशाली शासक हुए और जो ये शक्तिशाली शासक हुए वो विभिन्न वंशों के अंतर्गत हुए। इनमें जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। दूसरा था खिलजी वंश। तीसरा था तुगलक वंश और चौथा था सैयद वंश और पांचवा कौन सा था? लोधी वंश। तो इसका जो शुरुआती काल था वो गुलाम वंश था और इसको दिल्ली सल्तनत का शैशव काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैशव काल कहा जाता है। इस काल में जो शासक हुए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था। इन्होंने जो है दिल्ली साम्राज्य को जो है शुरुआती अवस्था में जो है सहारा दिया। शुरुआती अवस्था में उसको एस्टेब्लिश होने में जो है सहारा दिया, मतलब वो उसकी शैशव अवस्था थी। गुलाम वंश का जो काल था वो दिल्ली सल्तनत का शैशव काल था। ठीक है, दूसरा जो काल था वो था खिलजी काल और ये जो था दिल्ली सल्तनत का यौवन काल था। क्या था? यौवन काल था। इस काल में खिलजी जो साम्राज्य है वो फला फूला। ठीक है, खिलजियों ने जो है बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार किया, है ना। उत्तरी भारत को जीता, दक्षिणी भारत को जीता, है ना। तो उनका साम्राज्य विस्तार हुआ और दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत ही प्रोग्रेस हुई। तो इस प्रकार खिलजी काल में दिल्ली सल्तनत का बहुत ही मतलब खूब प्रसार हुआ और संपन्नता बढ़ी। तो इस प्रकार खिलजी काल को जो है दिल्ली सल्तनत का यौवन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौवन काल कहा जाता है। तीसरा जो काल आता है वो आता है तुगलक वंश का। कौन सा आता है? तुगलक वंश का। इस काल में क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का प्रसार भी होता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ प्रसार होने के साथ ही जो है कुछ राज्य स्वतंत्र भी हो जाते हैं। कुछ राज्य स्वतंत्र भी हो जाते हैं। जैसे आपके साउथ में ये आपके विजयनगर बहमनी राज्य, हाँ, सिंध का राज्य, ये जो कुछ राज्य थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में स्वतंत्र हो गए थे और भी छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने लग गए थे। तो जैसे बुढ़ापे में क्या होता है, एक एक अंग जो होता है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होता जाता है, वैसे जो है तुगलक काल में ही दिल्ली साम्राज्य के जो विभिन्न प्रांत थे वो एक एक करके स्वतंत्र होने लग गए थे। इसके बाद जो आता है सैयद वंश, वो इसका पतन काल था। क्या था? पतन काल था। इसमें वो जो है अंतिम सांसें लेने लग गया था, मतलब वो उसकी ये कंडीशन हो गई थी कि सैयद काल में जो वंश था, उस काल में जो दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो बहुत ही सीमित था, बहुत ही सीमित था और उसकी गिनती भी एक क्षेत्रीय राज्यों में की जाने लगी थी कि भाई दिल्ली का राज्य भी एक क्षेत्रीय राज्यों की तरह ही है। इसके बाद में जो आता है वो आता है लोधी काल। कौन सा आता है? लोधी वंश। ठीक है, और इसको जो है दिल्ली सल्तनत का अंत्येष्टि काल कहा जाता है। मतलब सांसें तो चल रही थी लेकिन मरे नहीं थे और लास्ट में जो है मरने के बाद इसकी अंत्येष्टि हो गई। कब हो गई? लोधी काल में। लोधी काल में क्या होता है? बाबर आक्रमण करता है। 1526 में जो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में तराइन का युद्ध होता है और उसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है और दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है हम आगे देखते हैं कि ये जो 320 साल तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। ठीक है, विभिन्न वंशों के अधीन जो है दिल्ली सल्तनत फली फूली, उसका पतन कैसे हो गया? वैसे कोई पतन कोई नई चीज नहीं है। जो चीज का उद्भव होता है उसका विकास होता है और पतन, ये उद्भव, विकास और पतन एक जो है सामान्य प्रक्रिया है कि जिसका उद्भव होता है उसका एक न दिन पतन होता है और उत्थान में ही पतन के बीज निहित होते हैं। उत्थान में ही पतन के बीज निहित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं
जो मुख्य रूप से उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं, उन कारणों के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से कारण थे दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए। तो पहला जो कारण था वो था निरंकुश एवं अनियंत्रित शक्ति पर आधारित राज्य। दिल्ली का जो राज्य था निरंकुश एवं अनियंत्रित शक्ति पर आधारित था। मतलब दिल्ली के जो शासक थे वो निरंकुश थे, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं था, और उनके पास जो शक्ति थी वो अनियंत्रित शक्ति थी। शक्ति भी इतनी ज्यादा थी कि असीमित थी, उनकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं था, बिल्कुल अनियंत्रित शक्ति थी। अब कोई भी पावर हो चाहे शक्ति हो, उसको भी कोई शक्तिशाली आदमी धारण कर सकता है, कोई शक्तिशाली आदमी धारण कर सकता है। और इस काल में कुछ शक्तिशाली शासक भी हुए, जैसे बलबन हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी हुआ था, मोहम्मद तुगलक हुआ था। उन्होंने तो इस शक्ति को धारण कर लिया, इस शक्ति को धारण कर लिया, है ना, और निरंकुशता के साथ शासन भी कर लिया। लेकिन उनके बाद जो कुछ कमजोर शासक आए, उनके ये बस की बात नहीं रही कि शक्ति पर आधारित और निरंकुश शक्ति के आधार पर आधारित राज्य को कैसे चलाया जाता है। और उनके काल में जो है वो उसको संभाल नहीं पाए, और उन दिल्ली का जो राज्य है, दिल्ली की जो सल्तनत है वो पतन की ओर अग्रसर हो गई। अब दूसरा जो कारण है वो है विशाल साम्राज्य। दूसरा कारण क्या था पतन का? विशाल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल था। हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो उत्तरी भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, है ना, और मोहम्मद तुगलक के काल तक जो है दक्षिणी भारत ही दिल्ली सल्तनत के अंडर में था। बाद में अलग ही सल्तनत होने लग गए थे। तो इतने बड़े विशाल साम्राज्य को, जबकि उस समय यातायात के साधनों का अभाव था, हाँ, दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत के बीच में जो है बहुत ज़्यादा दूरी थी। इसके अलावा जो है लोगों की भावना उनके साथ नहीं थी, लोगों की भावना दिल्ली के शासकों के साथ में नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में इतने विशाल साम्राज्य को जीतना तो आसान था, लेकिन उसको संभालना मुश्किल था, उसको संभालना मुश्किल था। और दिल्ली के शासकों ने जो है बिना सोचे समझे, हालांकि अलाउद्दीन इस बात को जानता था, उसने उत्तरी भारत को जीता, अपने साम्राज्य मिलाया, लेकिन दक्षिणी भारत को अपने राज्य में नहीं मिलाया, क्योंकि वो जानता था कि इतनी दूरी से इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन उसके जो दूसरे प्रवर्ती शासक थे, उन्होंने उसकी नीति का फॉलो नहीं किया और दक्षिणी भारत को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, और वही जो है इसके पतन का एक कारण बनी। जैसे मुगल साम्राज्य के लिए पतन का कारण दक्षिण था, वैसे ही जो है दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण भी जो क्या था, दक्षिण ही था। ठीक है। अब जो है अगला अगला जो रीजन है उसके बारे में हम देखते हैं। अगला जो रीजन था वो था अमीरों के षड्यंत्र। क्या था? अमीरों के षड्यंत्र। उस काल में क्या होता था कि शासन की शक्ति का जो आधार होता था वो अमीर लोग होते थे। क्या होते थे? अमीर लोग होते थे, और वो जो है दिलो जान से जो है आपके शासक की सहायता करते थे, और शासक भी उनके ऊपर डिपेंड था। लेकिन बाद के काल में क्या हुआ कि शासक और अमीरों के बीच में जो है विवाद पैदा हो गई, है ना। कई शक्तिशाली शासकों ने जो है अमीरों को दबा के रखा। ठीक है। तो इस प्रकार जो है जब उनको दबाया गया, तब वो जो है साम्राज्य का अहित सोचने लग गए, साम्राज्य का अहित सोचने लग गए। और वो शक्तिशाली शासकों के समय तो ऐसा नहीं कर सके, लेकिन जब उनके कमजोर उत्तराधिकारी आए तो जो है उन्होंने उनको उनके साथ जो है दिल्ली सल्तनत का पतन का मार्ग प्रशस्त किया, उनको जो है विरोध करके और उनके लिए समस्याएं खड़ी करके और नए राज्यों की स्थापना करके उनके लिए समस्याएं खड़ी की। अब अगला जो रीजन था वो था उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकार के नियम का अभाव, कि दिल्ली सल्तनत में जो है उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, उत्तराधिकार का नियम नहीं था। और शासक की मृत्यु के बाद ये समस्या खड़ी हो जाती थी कि कौन शासक बनेगा, कौन शासक बनेगा। और बाद में तलवार के नियम के आधार पर, तलवार के आधार पर डिसाइड किया जाता था कि अगला शासक कौन बनेगा। तो इस प्रकार इस वजह से जो है जो काम शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए था वो बहुत बड़े खून खराबे के साथ होता था। ठीक है। तो ये भी जो है दिल्ली सल्तनत के पतन का एक कारण था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धन व्यय होता था, धन की हानि होती थी, है ना। तो दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होने लग गई। अगला जो था वो था दोषपूर्ण सैन्य संगठन। दोषपूर्ण सैन्य संगठन, जो दिल्ली सल्तनत का जो सैन्य संगठन था वो दोषपूर्ण था। दिल्ली सल्तनत में ज़्यादातर स्थायी सेना नहीं होती थी, स्थायी सेना नहीं होती थी। जो सुल्तान होता था वो अमीरों की, मुगताओं की सेनाओं पर जो है डिपेंड था। ठीक है। और ये जो सेना होती थी वो अमीरों के प्रति, मुगताओं के प्रति जो है स्वामी भक्त होती थी, सुल्तान के प्रति स्वामी भक्त नहीं होती थी। और जनरली यही व्यवस्था चलती रही। केवल अलाउद्दीन एक ऐसा शासक था जिसने ईसाई सेना का निर्माण किया था। बाकी शासकों ने जो है परंपरागत रूप से जो सेना चली आ रही है उन्हीं को रखा, और वो जो है न तो पूरी तरह से प्रशिक्षित होती थी, न उस इतनी कुशल होती थी। ठीक है। तो इस प्रकार की सेना के आधार पर जो है दिल्ली सल्तनत को ज़्यादा समय तक नहीं बनाया रखा जा सकता था।
अगला जो रीजन था वो था मंगोल आक्रमण। क्या था? मंगोल आक्रमण। देखो, मंगोल आक्रमण जो है भारतीय उत्तर पश्चिमी सीमा से जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय से ही होने लग गए थे। हमने देखा था कि इल्तुतमिश के समय हुआ था, फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, बलवन के समय भी हुए थे, है ना। तो दिल्ली सल्तनत में ज़्यादातर जो है मंगोल आक्रमणों से जूझना पड़ा, और इस मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा सेना पर व्यय करना पड़ा, बहुत ज़्यादा जन धन की हानि उठानी पड़ी, है ना। और जो है वो दूसरे जो है दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने का प्रयास नहीं कर सके, क्योंकि उनको ज़्यादातर वक्त जो है मंगोलों से निपटने में लगाना पड़ता था। ठीक है। अगला जो रीजन था वो था जागीर या एकता प्रथा। जागीर या एकता प्रथा। देखो, उन्होंने हमने देखा था कि इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी, है ना। और एकता में जो है इक्तादारों को, हाँ, मुक्ताओं को जो है राजस्व वसूल करने का अधिकार था, सेना रखने का अधिकार था। ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ कि जब उनको सेना रखने का अधिकार मिल गया, राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया, तो वो धीरे धीरे क्या हो गए? शक्तिशाली हो गए। और इन्होंने उन्होंने इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि वो शासक को चुनौती देने लगे। तो इस प्रकार जो है इसके आधार पर जो है कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। अब जो अगला रीजन था वो था दासों की बहुलता। दासों की बहुलता। उस काल में जो है दासों का प्रचलन बहुत ज्यादा था, है ना। दासों को खरीदा जाता था, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, और कई दास जो उनमें से उठ के शासक भी बन जाते थे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा शासक थे, और हमने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक के समय लगभग 1,80,000 दास थे। उन्होंने जो है इसके लिए एक अलग से विभाग बना रखा था। तो इस प्रकार ये जो दास थे वो इतने ज्यादा मतलब जो है उच्छृंखल हो गए थे कि उन्होंने विभिन्न शासकों की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार किया, और जो है महत्वपूर्ण पदों पर जो है वो कायम हो गए, और दिल्ली सल्तनत की जो है पतन की तरफ अग्रसर किया, दिल्ली सल्तनत को पतन की तरफ अग्रसर किया। अगला जो रीजन था वो था तुगलक सुल्तानों की नीतियां। जो तुगलक सुल्तान थे उनकी नीतियां भी जो है दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए जिम्मेदार थी। हमने देखा था कि मोहम्मद तुगलक ने जो है बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, है ना। जैसे सांकेतिक मुद्रा चलन चलाना, ठीक है, राजधानी परिवर्तन, हाँ, दोआब में करवर्दी। ये कुछ ऐसी योजनाएं थी जो समय से पहले थी, हाँ, समय से पहले थी, असामयिक थी, उस समय के लिए मतलब जायज नहीं थी। तो जब इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई, तो जनता में जो है शासक वर्ग में अविश्वास पैदा हो गया। जनता का शासक वर्ग के प्रति जो है क्या हो गया? अविश्वास पैदा हो गया कि शासक वर्ग जो है ऐसी ऐसी योजनाएं बना रहा है, तो पता नहीं क्या कर सकता है। तो इस प्रकार ये भी एक उसके पतन का कारण था। अगला जो रीजन था वो था तैमूर का आक्रमण। हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक काल में जो है तैमूर का आक्रमण होता है 1398 में। और उस समय जो है दिल्ली सल्तनत तो बिल्कुल जर्जर अवस्था में होती है, और वो जो है तैमूर का आक्रमण उसके ऊपर एक जबरदस्त आघात होता है। मतलब लास्ट जो है आघात था, उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत कभी संभल ही नहीं पाई। और जब तैमूर के आगे दिल्ली सल्तनत के शासक को जो है ऐसा ही पाया, तो दूसरे जो क्षेत्रीय शासक थे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया, और उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। जो अंतिम कारण था वो था बाबर का आक्रमण। क्या था? बाबर का आक्रमण। इसी समय क्या होता है कि वो जो काबुल में बाबर को इनवाइट किया जाता है काबुल से, है ना। इब्राहिम लोदी के जो अमीर वगैरह होते हैं वो उसे असंतुष्ट होते हैं, और असंतुष्ट होकर वो क्या करते हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और बाबर भारत पर आक्रमण करता है। और बाद में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत के मैदान में युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी मारा जाता है, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत के पतन के अपने कारण पड़े। अब जो हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद कौन कौन से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, है ना। बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ठीक है। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, और इस प्रकार से जो है दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया। दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया, और एक नए राजवंश की नींव पड़ी, मुगल वंश की। कौन से वंश की? मुगल वंश की। जैसे रशिया का विघटन हुआ था रशिया का विघटन बहुत सारे राज्यों में हो गया था, वैसे दिल्ली सल्तनत का विघटन भी बहुत सारे राज्यों में हो गया। और उनमें जो कौन कौन से थे, बंगाल था, जौनपुर था, मालवा था, गुजरात था, खानदेश था, है ना। ये कुछ मुख्य मुख्य राज्य थे विजयनगर, बेमनी राज्य थे। ये कुछ इसके बारे में जो जानकारी हमें तुजु के बाबरी में जो है बाबर खुद देता है कि उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में वो बाबर खुद लिखता है। क्या लिखता है कि उन दिनों जब मैंने, खुद बाबर कहता है कि उन दिनों जब मैंने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की, यहाँ पर पांच मुसलमान और दो काफिर बादशाह शासन करते थे। पांच तो मुसलमान थे और दो काफिर बादशाह शासन करते थे। वे एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे,
इस देश में उनके सिवा और भी बहुत से छोटे छोटे राजा थे, वे राव और राजा के नाम से विख्यात थे, है ना। और उनमें से अधिकांश जो थे वो पहाड़ियों में रहा करते थे। और 5 मुसलमान बादशाहों में जो पहला था वो था अफ़गान सुल्तान, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। और दूसरा था गुजरात में सुल्तान मुज़फ़्फ़र। और तीसरा जो था दक्षिण में बहमनी। और चौथा जो था मुस्लिम बादशाह जो था मालवा में था। और पांचवां बंगाल में नुसरत शाह था। तो ये 5 मुस्लिम बादशाह थे। और दो जो जो 2 काफ़ी राज्य थे, उनमें सेना और विस्तार की दृष्टि से जो 2 महत्वपूर्ण राज्य थे, एक तो था विजयनगर और दूसरा था राणा सांगा। ऐसा कौन कहता है? बाबर। तो इस प्रकार हम बाबर भावना के आधार पर देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का विकसन हो गया था। दिल्ली सल्तनत छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। ठीक है, धन्यवाद।